अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ही मुनफरद मुआहदा किया है 2020-21 के लिए अपने वफाकी वजारतों के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और उन्हीं से खिताब में उन्होंने कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अब जितना वक्त बाकी है उस पर परफॉर्म करना होगा। अगर वजारतें परफॉर्म करेंगी तो ही गवर्नेंस बेहतर होगी। साथ ही उनका यह कहना था कि अवाम फैसला करेगी कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है या बेहतर नहीं थी, या उनकी जिंदगियां बेहतर हुई या नहीं हुई। उन्होंने इस निज़ाम के अंदर भी कुछ गिले शिकवे भी किए और साथ में उन्होंने यह फरमाया कि जब 25 जुलाई को इलेक्शंस हुए तो उसके बाद वो जाहिर है जोड़ तोड़ में लग गए, उन्हें हुकूमत साजी के लिए नंबर्स रिक्वायर्ड थे, और उसके बाद जब उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला या वज़रा ने अपनी जब उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद पता चला कि जो हालात उन्होंने देखे थे वो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा कि आकर बहुत कुछ सीखने को मिला, अब भी सीख रहे हैं, और इस निज़ाम में कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि जो आने वाली हुकूमत हो उसको बाकायदा तौर पर सब मिलकर ब्रीफ करें, ताकि सही तरीके से आपको पता हो कि किस तरह से आपने अपने अहदाफ भी सेट करने हैं और परफॉर्म भी करना है। 3 माह उन्होंने बताया कि 3 माह का अरसा उन्हें सिर्फ समझने में लगे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं पीडीएम का भी जिक्र कर दूं, क्योंकि मुख्तलिफ मुस्तकिल जो है वो जाहिर है कि सियासत इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल रही है, और हम इनकी परफॉर्मेंस को अपोजिशन से बिल्कुल आइसोलेट करके नहीं दे सकते। पीडीएम आज 22 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक उन्होंने अपने इस्तीफे भी जमा कराने हैं, यानी कि सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन में इनका जो लाहे अमल है वो जाहिर है हुकूमत के हिकमत अमली को सेट भी करेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो कारकर्दगी बेहतर करने के हवाले से अपनी वफाकी वज़रा को एक तरह से तंबीह भी की है वज़ीर आज़म ने, और एक रियलाइजेशन भी है। ये प्रेशर जो है वज़ीर आज़म पर, क्या अवाम की जानिब से है, पीडीएम का प्रेशर है, या फिर मुक्तदर हलकों का प्रेशर है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर। उनके साथ तशरीफ फरमा है जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं अली परवेज़ मलिक साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। खटक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। इसका मतलब आज समझ में आया कि जो तब्दीली का नारा लगाते थे आप लोग, और तब्दीली के लिए आप पर तनकीद भी होती थी कि आए और नया पाकिस्तान ना बना सके, वजह यही थी कि आप लोगों को समझने में वक्त लगा और अब भी समझ रहे हैं। ये एतराफ़ तो आप लोगों ने आज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि देखिए, पिछले 30-35 साल से जो हुक्मरान हुआ करते थे वो आवाम से झूठ बोलते थे, और उन्होंने कभी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं किया, और उसकी वजह से उनको सुधारने का या सुधरने का मौका भी नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की है वो लोगों के दिलों की बात की है। सही। अगर एक चीज़ है, हुकूमत में आप आते हैं, आपके वज़रा जो हैं उनको वो तजुर्बेकार नहीं होते, अगरचे ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको काम उन्होंने करना होता है, लेकिन आपके लोग भी ट्रेंड होने चाहिए, वो पूरे ब्रीफ होने चाहिए, उनको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सही। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज बिल्कुल बरमला कहा है कि बहुत मुश्किलात थी, अगरचे विजन बड़ा क्लियर था, इरादा बड़ा ठीक था, इखलास के साथ चल रहे थे, लेकिन चीजों को समझने में वक्त लगा। और मैं समझता हूँ यही वजह थी इसलिए है, यही वजह थी कि जिसकी वजह से अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो डिसमिल रही है। जाहिर है, मैं समझता हूं कि बाज औकात ऐसे होता है कि आपको खुद अपने ऊपर उंगली उठानी पड़ती है, अपनी कारकर्दगी को ठीक करना होता है, वज़रा को भी ठीक करना होता है। अब फर्ज करो वज़रा हमारे हैं, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो कल को अवाम ने फैसला करना है हमारे खिलाफ, यानी वज़रा जो है हमारी टीम है, और उसी बुनियाद पे पीटीआई के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला होगा। अच्छा, ओपनिंग रिमार्क्स के मुझे लेने सिर्फ एक चीज बता दें, क्या आप ये समझते हैं एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब कि अब तक की जितनी परफॉर्मेंस है वजारतों की वो बेहतर नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी, और ये सब सीख रहे थे? नहीं, मैं समझता हूं कि बहुत सारी वजारतों की मैं मिसाल दे सकता हूं क्योंकि उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, लेकिन कई वजारतें ऐसे हैं कि जो उस तरह से, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उस तरह नहीं उतरे। अली परवेज मलिक साहब, क्योंकि जाहिर है कि नून लीग भी इस निजाम का हिस्सा रह चुकी है, पीपल्स पार्टी रह चुकी है, JUIF रह चुका है, इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि वाकई
जब नई हुकूमतें आती हैं, नई टीम सिलेक्ट होती है, उनमें से बड़े मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि आज एतराफ़ किया गया है। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर इस सिस्टम में इस किस्म की तब्दीली लाई जाए कि जिसमें प्रॉपर ब्रीफिंग हो, हैंड्स ऑन आपके पास जो है इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि पावर डिवीजन के हवाले से भी वजीर आजम ने कहा 1.5 साल लगे असली फिगर्स लाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप इमरान खान साहब के इस बयान को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं। क्या अगर आप अपनी जहन पे अगर जोर डालें तो क्या इस किस्म के बयानात इमरान खान साहब ने 2, 3, 4 दफा पहले नहीं ले चुके हुए? अगर ले चुके हैं तो इस दफा क्या ऐसा मुख्तलिफ हो गया है कि हम उसको बैठ के यहाँ पे प्राइम टाइम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं? और जहां तक इनकी ये कंप्लेंट के जी कोई प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है, तो आप मुझे बता दें हफीज शेख साहब पहले कितनी दफा वजीर रह चुके हुए हैं पिछली हुकूमतों के अंदर? शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर पहले रह चुके हुए हैं, तो वो एक साइड पे मेज के आके बैठेंगे और दूसरी साइड पे खुद अपने आप को फाइल ट्रांसफर करेंगे? क्या इस तरह ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी? इसके बाद जिन साहब को इन्होंने चपड़ासी नहीं लगाना था और आज पता नहीं कितनी दफा वजीर बना दिया है, उनको क्या एक्सपीरियंस की कमी थी या कॉम्प्रीहेंशन की कमी थी, जरा मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद वो सरवर साहब जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इंटरनेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दिया है, क्या वो पहले वजीर नहीं रह चुके थे? देखें, ये सारी की सारी ना लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी और हमने यही कहना है कि जी हम अंडर ट्रेनिंग है, तो हम इस किस्म के ढीले बहाने करते हैं। मेरी तो गुजारिश ये होगी कि और हमारी तहरीक से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कम से कम इमरान खान साहब ने परफॉर्मेंस का भी अब रिव्यू लेने की एक दफा फिर वादा तो किया, लेकिन इसके बाद उनको चीनी की कीमत का भी एहसास हुआ। अब मैं गुजारिश आपके प्रोग्राम से ये कहूंगा कि अंडों की भी कीमत बहुत तेज हो गई है सर्दियों के अंदर, तो काइंडली अंडों का भी नोटिस ले लें। आप अंडों के नोटिस की बात कर रहे हैं अली परवेज मलिक साहब। वजीर आजम ने बहुत सारी बातें कही है, एक चीज ऐड करते चले ना, आपने कहा प्राइम टाइम में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं जो वजीर आजम ने ऐसा कौन सा नया ऐलान किया, लेकिन कौन से वजीर आजम ने अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस के लिए कभी ऐसे मुआहदे किए हैं? कब बुलाया है एक साथ और ओपनली अवाम के सामने ऐसा एक खिताब किया हो जिसमें कहा हो कि भाई अब बहाना नहीं चलेगा, अब तो काम करना होगा? देखें नादिया, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हर टीम का जो कैप्टन होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, बल्कि उसकी अवलीन जिम्मेदारी होती है कि उसके जो टीम मेंबर्स जो वफाकी काबीना का हिस्सा होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली वो मॉनिटर करे, और अगर वो समझता है कि किसी वजीर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो ये ना करे कि उसको एक वजारत से उठा के दूसरी वजारत में बिठा दे, उनको फारिग करे और नए लोगों को लेके आए। मुझे बताएं, यहाँ पे चीनी चोरी के अंदर जो लोग पाए गए उनकी क्या प्रमोशन हुई कि नहीं हुई? जिन लोगों के अपने वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजीर आजम साहब कहानी बनाते थे कि जी अपने मफादात होते हैं, उनको हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। आज पावर की मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? आज पेट्रोलियम की चलें फिर अली परवेज मलिक साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क्स आ गए, आपके ओपनिंग रिमार्क्स आ गए सर, सारा मफादात का जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स आ गए, समझ में आ गई कि आप जो वजीर आजम की साफ गोई है उससे इतना ज्यादा कोई खुश नहीं हुए और ना ही आप इसको अप्रिशिएट करें। बहरहाल मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेकर चलती हूँ। मुफ्ती साहब, अब ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। वजीर आजम जब अपने वुज़रा को ये कहते हैं कि अब आपने परफॉर्म करना है, बहाना नहीं होगा और यही टाइम है, अब जितना वक्त बाकी है गवर्नेंस उसी वक्त बेहतर होगी जब वजारतें परफॉर्म करेंगी, आपके नजदीक क्या वजीर आजम पे किसी किस्म का प्रेशर है? और अगर ये प्रेशर है तो अवाम का प्रेशर है, आप लोगों की जो मुत्तहदा अपोजिशन जमातों ने फोरम बनाया PDM उसका प्रेशर है, या फिर आप समझते हैं कि जिनको वो सेम पेज पर कहते हैं ये प्रेशर अब वहां से भी आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मुझे शिद्दत से एक शेर याद आ रहा है। शायर कहता है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजामी गुलिस्तां क्या होगा। आपने सिविक्स पढ़ी है, उसमें एक जुमला है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मेरे ख्याल में यहाँ इसकी कमी है, और मैं इमरान खान साहब का एक बयान कोट करूँगा कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। ये कभी कभी सच तो आ जाता है, तो अच्छी टीम नहीं मिली। अब मैं इसकी 2 मिसालें देता हूँ, फिर आप बेशक टाइम न दें। मोहतरम जनाब आजम सवाती साहब ने बयान दिया है कि रेलवे को हम नहीं चला सकते, इसको स्टील मिल की तरफ बंद करना पड़ेगा।
तो अब 2.25 साल या 2.25 साल इसका वजीर तो था शेख रशीद साहब, तो काबीना के एक आदमी ने अदम एतमाद कर लिया दूसरा आदमी पर, और कमाल ये है उसको रेलवे से वजीर से तरक्की देकर दाखिले का वजीर बना दिया। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वो फिरदौस साहिबा थी मरकज में और उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो करप्शन के अंदर आ गई हैं, हटा दो, तो ये तो ईमानदारी जाग गई। फिर कहा नहीं, इतनी बड़ी ईमानदारी क्या ज़रूरत है, उसको पंजाब में लगा दो, तो पंजाब में लग गई हैं। ये ऐसा है कि दो आदमी रास्ते पे जा रहे थे, एक ने दूसरे से कहा आपके कपड़ों से बड़ी बदबू आ रही है, तो दूसरे ने कहा कि आपके कपड़े से बदबू आ रही है, तो चलो तब्दील कर दें। जब तब्दील किया तो एक ने दूसरे के कपड़े पहने, दूसरे ने पहले कपड़े पहने। ये ऐसी पोजीशन है। मेरी अंदाजे में हमारे वजीर आजम ने आधा सच बोल दिया। मैं एक और जाविये से देखना चाहता हूँ, इसको जरा हिम्मत दिलाएं कि पूरा सच बोल लें। आधा सच क्या है कि जब आप कोई थ्योरी लेकर आते हैं और जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, वो थ्योरी पे अमल नहीं होता, तो इनको 2-2.5 साल बाद पता चला कि ये थ्योरी तो नाकाबिल अमल है। अब अगला आधा सच ये कि वो ये कहें कि ये मैं इस जॉब के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। अच्छा। और मुझे छोड़ देना चाहिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आधे सच का इंतजार है, आधे सच का इंतजार। चले, वो आधे सच के लिए आप लोग निकलने वाले हैं ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब से पूछेंगे। ट्राई, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है अली परवेज मलिक साहब ने भी और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने भी। ट्राइड, टेस्टेड, रीलोकेट, ये क्या स्ट्रैटेजी है, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी? एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से हमारे साथ है। आपकी तरफ आती हूँ खटक साहब, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि देखें आप लोग वजारतों की परफॉर्मेंस को जांचना परखना नई बात नहीं है। कई बार वजीर आजम साहब कह चुके हैं अपनी टीम अच्छी नहीं थी, उसका भी जिक्र कह चुके हैं, जबकि वो कहते हैं टीम सेलेक्ट खुद ही करते हैं ना। तो या तो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, वजीर आजम जांच नहीं पा रहे, या राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है, एक वजारत से हटाकर दूसरी वजारत में डाल देते हैं। क्या लोगों की कमी है या इतना आप लोगों के पास ये पावर नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लगा दिया जाए वजारतों पर? देखिए नादिया, इन्होंने बिल्कुल अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक कहा है। बात यह है कि इनके दौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, हमने देखा है कि 5 लोग होते थे, 5 का टोला था जो हुकूमत चलाते थे, वजीर बराए नाम हुआ करते थे। हमारे पास ना लोगों की कमी है, ना एक्सपर्ट की कमी है, और ना हमें कोई इशू है। मसला ये है कि हम कम वक्त में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि कम वक्त में वो जरा बेहतर से बेहतर कारकर्दगी के मुजाहरा करें। अब उस पर जो अगर कई लोग किसी वजारत में या कोई वजीर हमें लगता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है, तो वो उसको बदल देता है, वो उसका इख्तियार है और वो कर रहे हैं। एक आदमी एक वजीर एक पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसको आप दूसरा पोर्टफोलियो दे देते हैं, यानी उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो दूसरे पोर्टफोलियो में जाके बेहतरीन हो जाएंगी। नहीं, ये ऐसे नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि अब फर्ज करो शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या वो इतने ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो हो सकता है आजम स्वाति साहब जो है उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो और वो उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाए और शेख रशीद साहब वजारत दाखिला ले ले और वहां पे देखें कि शायद उनकी दिलचस्पी अच्छी हो। देखा वजारत दाखिला में आपने देखा, मैं आप भी सच बोलती हैं आजकल माशाअल्लाह। शेख रशीद साहब जो है, आपको पता है कि उसको बड़ा तजुर्बा है और शेख रशीद साहब जो है डील करने में बड़े माहिर हैं और खासकर पीडीएम वालों के साथ डील करने में बड़े इंशाल्लाह माहिर होंगे। तो हमने अपने फैसले सोच समझ कर करने और प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी खबर है, पीडीएम से डील करने के लिए आपने शेख रशीद को वजारत दाखिला दी है, यहीं रुक जाएं। चलिए जी, वजारत दाखिला इसलिए दी गई है अली परवेज मलिक साहब। सो ये डील मुझसे पूछे, मुझसे हाँ, आपकी तरफ अली से बाद में पूछे। चले, अगर अली इजाजत दे तो फिर मुफ्ती साहब जो है, चले मुफ्ती साहब के पास चलिए, मैं बाद में आ जाता हूँ। जी मुफ्ती साहब चले, कह दीजिए इनसे डील करेंगे शेख रशीद से? अगर ये डील करने के लिए आए हैं तो फिर बराए मेहरबानी वज़ीरत दाखिला पे रहम करें, इसको वजीर मुज़ाकरात बनाए ना। फिर तो ठीक बात तो ये है ना। मेरे भाई ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास 5 का टोला था, और भाई शुक्र करो 5 लोग तो थे, आपके पास तो 5 भी नहीं है। मैं एक इंकिशाफ कर रहा हूँ,
इनकी टीम में कोई आदमी भी अपना नहीं है। हर एक वजीर के पीछे एक सिफारिशी जनरल बैठा हुआ है। मैं अताउल्लाह साहब तो बेखबर आदमी होंगे, ये ज़रा इनकार करेंगे। अगर आप इमरान खान को मेरे सामने लाएं तो मेरी मालूमात के मुताबिक मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी कैबिनेट में आपका आदमी कौन है, जब इनके पास इख्तियार ही नहीं है। बहुत सारे आदमी हैं, असद उमर इनकी कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं बता सकता हूँ। मेरी बात हो जाए। हमारे अली ज़ैदी जैसे लोग, हमारे फैसल वाडा जैसे लोग। फवाद चौधरी का नाम वजीर दाखिला के लिए आया था, आखिर वक्त में हटा दिया। अब हमारा वजीर दाखिला जो अहम प्रोफोलियो है उसका ये हाल है कि वो कल चपड़ासी भी नहीं रखते थे, आज वो डिप्टी वजीर आजम बन गया है। ये पोजीशन है। देखो आपका चैनल तहम्मुल नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि कोई भी वजीर सिफारिश के बगैर नहीं आए। ये इमरान की टीम है ही नहीं। अच्छा, अब मैं जरा अली एक सेकंड खटक साहब, एक मिनट, अली परवेज मलिक साहब से मैं पूछती हूँ। देखिए अली परवेज मलिक साहब, इसका जवाब अभी तक दिया नहीं है, खटक साहब भी देंगे। आपको लगता है कि वजीर आजम इसका मतलब प्रेशर में है? ही डज रियलाइज कि परफॉर्मेंस नाउ इज द की टू सक्सेस, और इस परफॉर्मेंस पर आप लोगों ने तो उठाया ये सवाल और शायद कहीं और से भी उठ रहा होगा, तो ये प्रेशर पीडीएम का है उन पर, जिसकी वजह से अब वो अपनी वजारतों को ही इज लाइक पुलिंग देयर सॉक्स अप। नहीं, एब्सोल्युटली, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। उनको जो प्रेशर है वो अवामी प्रेशर है, और ऑपोजिशन की जो तहरीक है उसके प्रेशर के अंदर वो कम से कम उन्होंने अपने गिरबान के अंदर देखना तो शुरू किया है ना, और वो कुछ अमेंड्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं नादिया आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ जो इनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो भी वजीर आजम साहब के लिए परेशान कौन है। क्योंकि जब शौकत यूसुफ सईद साहब जैसे लोग और मेरे भाई एडवोकेट साहब जो अपने हलकों से इलेक्ट होके आए हैं, जब ये वापस अपने हलकों में जाते हैं, इनसे लोग पूछते हैं कि बताएं वो जो आप हमें कहानियां सुनाते थे कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, वो कहां गए? वो 50 लाख घर वो कहां गए? वो दूध और शहद की नहरें जो बहनी थी। तो इन लोगों को जो अवामी प्रेशर और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, यही वो चीजें हैं जिसके ऊपर वजीर आजम साहब अब कम से कम जो अंडर ट्रेनिंग थे पिछले 2-2.5 साल से, आज वो सोच रहे हैं कि मुझे कोई परफॉर्मेंस, कोई डिलीवरी की तरफ आना पड़ेगा। तो देर आए दुरुस्त आए, और हम तो ये अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि इस माशी कत्ल के अंदर जो गवर्नेंस का फेलियर आपको हर फ्रंट के ऊपर नजर आया है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हम हुकूमत के अंदर आए ना आए, इनसे छुटकारा हासिल करवा सके ना सके, पर हम लोगों की बेहतरी के लिए अपने एफर्ट्स जारी रखेंगे। ईवान के अंदर इन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद किए, आपने देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया। पंजाब के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 1.5 साहब ये बताइए के अंदर बंद है। ये बताइए कि अगर आप ये समझते हैं जब इन्होंने हमारे लिए लेजिटिमेट फोरम्स बंद किए, तो हम ये जिद्दोजहद, ये तहरीक सड़कों पे लेके जाएंगे ताकि इनको अपना कोर्स करेक्शन करना पड़े। लेकिन अब इस तहरीक की जरूरत क्या, जब वजीर आजम खुद समझते हैं कि परफॉर्मेंस दिखानी है, बहाना नहीं चलेगा, फिर क्या जरूरत है अब इस तहरीक की? पिछला वक्त जो जाया किया, माशाल्लाह इन्होंने जो आज तक कोई वादा किया है उसके ऊपर नादिया इनको ये पूरे होते हुए नजर आए हैं। इनको परमानेंटली इनको ये बताने की जरूरत है कि आपने इस मुल्क के अंदर जो एक आम आदमी है उसकी जिंदगी अजीरन कर दी है। ना वो रोजमर्रा की अशिया खरीद सकता है, ना अपने वो वालिदैन के लिए दवा दे सकता है, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, ना आप नौकरियां दे रहे हैं, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम साहब और उनकी अलिफ लैला की कहानियां हैं। खटक साहब, आप माशाल्लाह हमेशा सच बोलते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना कि हम सच बोलने लगे आपने, लेकिन हमेशा बिल्कुल मैंने देखा है कि यहाँ कराची के भी जो मसाइल हैं वजीर आजम के साथ बरमला आपने डिस्कस किए। आप ये मानते हैं कि जाहिर है कि पीडीएम का एक प्रेशर है, क्योंकि पीडीएम के साथ भी अवाम तो है ना, और इसी पाकिस्तान के ही अवाम है, ये प्रेशर है जिसकी वजह से अब आप लोगों को अपने किबले को भी दुरुस्त करना है? नहीं, देखिए नादिया, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी मैंने सुना है पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में या जो हमारी मीटिंग्स होती है, तो वो बड़े संजीदा होते हैं मसाइल के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो मंशूर होता है ना किसी भी पार्टी का, वो आप लेकर आते हैं और आप अपने दौरे हुकूमत में उस पर कोशिश करते हैं कि मैं कितने % उस पर अमल कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का मंशूर था 40 साल पहले, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हम अगर अपने मंशूर पर 50% भी अमल कर सके तो हम कामयाब होंगे।
होंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कितने परसेंट कर लिया मंशूर पर आप लोगों ने अमल? बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। ये जो हम फैसले करते हैं ना, आपने कहा कि आप सच, ये जो हम फैसले करते हैं कि हम बार बार देख रहे होते हैं, हम पे बड़ा प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेशर पर हम पे क्या है? प्रेशर हम पे अवाम का है कि हमने जो अवाम से वादे किए हैं, हमारी कोशिश है कि उसमें जो हम पूरे कर सकते हैं उसको पूरे करें। रही पीडीएम की बात, देखिए मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूं कि पीडीएम का प्रेशर हमें इसलिए नहीं है कि लोगों को पता है कि पिछले 30, 35, 40 साल से मुल्क इनके पास था, इनसे नहीं चला, इन्होंने किसी अपने वादे को पूरा नहीं किया, इन्होंने इदारे ठीक नहीं किए, इसीलिए इनका कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अवाम का प्रेशर रहेगा। और एक और बात देखिए, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं कि मेरा वजीर अगर कमजोर है, काम नहीं कर रहा है, तो बरमला उसका इजहार भी करते हैं और उसको सामने कह भी देते हैं। लेकिन ये मेरी बात सुनिए, आपके वजीर आजम क्रिकेटर रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं। जब टीम में कोई परफॉर्म नहीं करता, खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी उसे बाहर भेज देती है, ना कि उसको 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन कर देती है, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। और आपने पीडीएम का जिक्र किया, जैसे कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था कि अब 9 दिन बाकी रह गए हैं इन इस्तीफों को अपने अपने कायदीन को जमा कराने के लिए। लेकिन इससे पहले इस कदर टूट फूट की कहानियां भी हैं, न जाने पीडीएम ये सब करेगी कि नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह दिया है, अगर इस्तीफे वक्त पर इस्तेमाल किए तो ज़िमनी इलेक्शन तो होने ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं चाहूंगी पीडीएम के हवाले से बात करते चले। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज करूंगी। आपकी जमात में भी बड़ी टूट फूट है, ना जिक्र करना चाहे ना करें, लेकिन ये मामला जो अब नजर आ रहे हैं, एक तो इत्तेहाद पे सवाल है कि न जाने कौन कब इस्तीफे देता भी है कि नहीं। आपको नहीं लगता 9 दिन जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं खुद पीडीएम की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए? नहीं, मैं एक अर्ज करूं, मुझसे इत्तेफाक जरूरी नहीं है, ना हमारे पीएमएलएन के साथी इत्तेफाक करें या पीपल्स पार्टी वाले सुनते हैं तो भी न करें। लेकिन एक बात बताना जरूरी समझता हूं, अगर आप तमाम दलाइल को सामने रखें तो पीडीएम का रूह रवान मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और इन दोनों पार्टियों की निस्बत उनकी जदोजहद ज्यादा है। हमने पिछले भी एक धरना दिया, उस धरने से पहले 15 मिलियन मार्च किए, तो गोया कि मुसलसल हमारा अमल है। मौलाना फजल रहमान साहब को इन दोनों जमातों ने जब सरबराह बना दिया तो ये इनकी बालिग नजरी है। अब ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ मैं मानता हूं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से है। इतनी तकलीफ मियां साहब से भी नहीं है और इतनी तकलीफ जरदारी साहब से भी नहीं है। अब सारा प्रेशर जिन लोगों के हाथ में, गिरबान में हाथ डलना था डल गया। जिन लोग अपने आप को मावरा समझते हैं कानून से, वो अब उनके बारे में बातें होने लगी और अब धरना भी आने लगा। अब वहां आग गर्म हो गई है, जमीन गर्म हो गई है, पैर रखना मुश्किल हो गया है। वो शख्स जो कह रहा था कि मैं चोरों से मुज़ाकरात नहीं करता, अब वो चोरों से मुज़ाकरात करने के लिए आ गया है। ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इसमें बुनियादी किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का है। तो हमारी पार्टी पर प्रेशर तो आएगा और ज्यादा आएगा। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खातिर जमा रखे पीटीआई वाले, हमारे यहाँ कोई पार्टी आपकी तरह कोई पोल्ट्री फार्म थोड़े ही है। ज़ीराए लोग मौजूद हैं, अहलुर राय लोग मौजूद हैं, इख्तिलाफ राय करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इदारे भी मौजूद हैं। जब ये बातें इदारों में चली जाती हैं, वहाँ दलाइल की बुनियाद बात होती है। अच्छा। वहाँ कायल करते हैं, किया जा सकता है। ये आप न समझे कि इससे कोई तकसीम आएगी, पार्टी टूटेगी, नहीं। हम इंशाअल्लाह पीडीएम को भी ठीक लीड करेंगे और पार्टी भी हमारी इकट्ठी रहेगी। क्या 9 दिन क्रूशल नहीं है? मेरे पास वक्त बहुत कम है। 9 दिन क्रूशल नहीं है सारी जमातों का असल सामने आने के लिए? मैं अर्ज करता हूं, एक जबर तो है ना, आप जबर के खिलाफ बात करेंगे, कल ये लोग भी करेंगे जब ये हुकूमत से बाहर आएंगे। अच्छा। जबर के खिलाफ बात करेंगे तो खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो ये आज हमारा ट्रायल हो रहा है, हम तैयार है उसके लिए। अच्छा। लेकिन खातिर जमा रखें, नजरियाती जमातें टूट फूट का शिकार नहीं होगी, तकसीम नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं आपके इस पैनल के हवाले से कहता हूँ, इंशाअल्लाह हमारी क़यादत पर एतमाद है सब लोगों का और ये टूट फूट से बच जाएगी, तकसीम नहीं होगी। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब, क्या नून लीग ने ये कहा है 2 दिन का वक्त दिया है तमाम इस्तीफे जमा कराने का अपने कायदीन को, इज दैट राइट?
नादिया, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मेरी गुजारिश ये है कि ये तो हमने पिछले सेगमेंट्स के अंदर तय कर लिया ना कि पीटीआई की जो टीम है वो ना सिर्फ नालायक है पर इसके साथ साथ कम ज़र्फ भी है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं कि हम किन से उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये वो लोग हैं जब इस मुल्क को एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हुए, दुश्मन ने आपके ऊपर धावा बोल दिया, अभिनंदन का अटैक हुआ, हम उस वक्त कौम को समेट ना सके बिकॉज हमारे वजीर आजम साहब की जो अना थी वो इस मुल्क से बड़ी थी। उसके बाद आपने कश्मीर का वाकया देखा, हमने ट्विटर के ऊपर ही कश्मीर आजाद करना था, वजीर आजम साहब आज तक उन 5 वर्ल्ड कैपिटल्स जहां के ऊपर ये मुकदमा लड़ना है वहां पे नहीं जा सके। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कोरोना वायरस, हम किसी जगह पे भी कौम को समेटने की कुव्वत नहीं रखते। ये लम्हे फिक्रिया होना चाहिए हमारे लिए। इसके बाद जो थोड़ी सी कंजूसी मुफ्ती साहब कर गए, मैं उनसे विद ऑल ह्यूमिलिटी गुजारिश ये करूंगा कि जो हमारी लीडरान की कुर्बानी की दास्तान है जरा उसके ऊपर भी नजर डाल दें। आज भी शहबाज शरीफ साहब पता नहीं किस वजह से जेल के अंदर बंद हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल से जेल के अंदर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अपने वालिद को गवा चुके हैं, बेगम को गवा चुके हैं, बेटी को जो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही उसको जेल भेज चुके हैं। किस वजह से ये आज तक किसी कोर्ट के अंदर फैसला ना हो सका। जब हमने प्रोब किया तो जज अरशद मलिक की कहानी निकल आई, जस्टिस बशीर की कहानी निकल आई और क्या क्या कुछ नहीं लगा। अब जो आपकी इस्तीफों का मामला देखें, ये जो सीटें होती हैं नादिया, ये पार्टी की अमानत होती हैं। पार्टी ने 31 तक सबको टाइम दिया है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सारे के सारे मेंबरान उस वक्त तक इस्तीफे जमा करा देंगे। पर अगेन जो सोचने की बात है वो ये है कि जो आज के नालायक हुक्मरान है उन्होंने कैसी एनवायरनमेंट इकट्ठी कर दी है कि सारे की सारी मुल्क जो है, सारी की सारी अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज पे है और इसके अलावा सारी ऑपोजिशन की जमातें जो है इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहती हैं क्योंकि वो कहती हैं इन्होंने यूजलेस बना दिया। अली परवेज मलिक साहब, इसका मतलब यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में तो सवाल ही नहीं है कि आप लोगों की जमातें हिस्सा लेंगी किसी सूरत? होंगे नहीं तो नादिया, ये जो ज़िमनी इलेक्शन का मामला है देखें, इसके ऊपर पीडीएम का जो गवर्निंग बॉडी है उसने फैसला करना है क्योंकि अभी सिर्फ फैसला ये हुआ है कि इस्तीफे आपने अपनी पार्टी की आदत को जमा कराने हैं। तो आपका ये सवाल कि उनको इस्तेमाल कब होना है इसका मैं अभी जवाब नहीं दे सकता और इस हाइपोथेटिकल केस के अंदर आप ज़िमनी इलेक्शन मेरी राय में छोड़ नहीं सकते कि इनको क्लियर फील्ड दे दें। इस्तीफे जो भी इलेक्ट होके आएगा उसके पार्टी की आदत के पास मौजूद होंगे। जब पीडीएम तय करेगी कि जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन कब एक्सरसाइज करनी है, उसको इस्तेमाल करें। आखिरी 2 मिनट्स रह गए हैं। खटक साहब, पर्सनल व्यू तो अली परवेज साहब ने दे दिया। मुफ्ती साहब कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन होने नहीं, राना सना साहब कहते हैं कि अगर इस्तीफे वक्त पर हो गए तो ये ज़िमनी इलेक्शंस भी नहीं होंगे। किस तरह से देख रहे हैं अब पीडीएम की स्ट्रैटेजी आगे बढ़ते हुए? रैलीज का स्केड्यूल तो इन लोगों ने दे दिया है और जैसे मैंने कहा 9 दिन रह गए हैं 31 में, जिस वक्त ये सारे इस्तीफे भी जमा हो जाएंगे। अच्छा, एक तो नादिया अगर छोरों के साथ लुटेरों के साथ बैठना आला जरफी है तो ये इनको मुबारक हो। मेरे वजीर आजम नहीं बैठेंगे, वो इंशाल्लाह क्राइसिस जैसे भी हो हम खुद उनसे नहीं। अभी तो आपने कहा शेख रशीद साहब डील करने के लिए बने हैं तो आप तो बैठ रहे हैं ना। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि कम जरफ है और नहीं बैठे। भाई आपको नहीं बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब छोरों के साथ जो जिन्होंने मुल्क को लूटा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को कुर्बानियां, भाई किस चीज की कुर्बानियां? वो क्या तरीके पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे कि उसमें शामिल थे कि उसको कैद किया गया है? हमजा शहबाज को क्या करप्शन के केसेस है? भाई खुदा का वास्ता, ये केसेस क्या पीटीआई ने बनाए हैं? ये कब से केसेस चले आ रहे हैं और वो जेल में है तो अपने करप्शन की वजह से। दूसरे, अगर आपके बाहर किसी का इंतकाल हुआ है या पाकिस्तान में हुआ है, इलाज के लिए गए हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है आपकी लीडर नवाज शरीफ साहब? पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? फेस करें ना अदालतों को। क्यों 30 साल से आपने इदारे नहीं बनाए? आपने ऐसी भी कोई अदालत नहीं है कि उसको आप फेस कर सके। कोई हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया। और तीसरी, मुफ्ती साहब ने देखे बात की ना कि कानून से आला कुछ लोग बालातर होते हैं। मौलाना साहब के बारे में आया हुआ था कि जी वो नेब ने उनको बुलाया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नेब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और आखिरी बात, जो इनकी पार्टी में है, जो मैं जाती तौर पर जानता हूं, मौलाना शेरानी साहब को जानता हूं, हाफिज हुसैन साहब को जानता हूं और मौलाना गुल नसीब साहब को जानता हूं। ये इख्तिलाफ आज से नहीं है। मौलाना साहब के हर मामले पे वो इख्तिलाफ करते हैं। हाय तो उजागर किसने किया? फिर तो सवाल ये हो जाएगा अगर इख्तिलाफ बहुत साल से है तो के साथ साथ हमेशा होता है नादिया, ये हमेशा होता है, ये आज से नहीं है, ये बार बार सामने आया होता है। अली परवेज मलिक साहब के पास 30 सेकंड्स हैं, ही वांटेड टू रिस्पॉन्ड। लोग किस तरह से इदारों को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। याद है आपको बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू एडवोकेट साहब को
बताएं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब मुझे बुला के कहते थे कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमे बनाओ, और जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का मामला है तो वकील साहब से पूछिएगा क्या वो जेल तोड़ के गए हैं कि इन्होंने अपनी तसल्ली को भेज के उनकी जब सेहत को इतना खराब वक्त खत्म हो चुका है, वरना मैं आप लोगों के साथ ये इंटरेस्टिंग डिबेट जारी रखती। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो एतराफ किया है वो ना सिर्फ अच्छा है कि साफ गोई से उन्होंने बताया है कि कितना टाइम लग रहा है सीखने को, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि वाकई अब इस हुकूमत को परफॉर्मेंस दिखानी होगी, जो कि सब कहते आए हैं। लेकिन जो भी हुकूमतें जब पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उन्होंने ये होमवर्क जरूर किया हुआ होता है कि मुल्क के हालात क्या हैं, जब वो बरसरे इक्तदार आएंगे तो वो आकर किस तरह से इंप्रूव करेंगे, क्योंकि ये कहीं बाहर से बैठकर नहीं आते, ये पार्लियामान का हिस्सा होते हैं, कभी ऑपोजिशन बेंचेस पर होते हैं और कभी ट्रेजरी बेंचेस पर। ये कह देना कि बिल्कुल नहीं पता था, इससे बहुत सारी बातें या बहुत सारे सवाल उठेंगे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 9 दिन में इस्तीफे जमा होते हैं या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। अल्लाह हाफिज।